देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। आज सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में ममता बनर्जी क्यों बौखलाई। सवाल इसलिए क्योंकि एक और ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया है कि बंगाल में ओबीसी कोटे के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण मिलता रहेगा। दूसरी तरफ उन्होंने रामकृष्ण मिशन के संतों पर सवाल खड़े कर दिए कि दिल्ली से निर्देश आया है कि बीजेपी के प्रभाव में है, राजनीतिक दखल का आरोप लगा दिया, जबकि उनकी तरफ से कहा गया कि हम किसी पार्टी के एफिलिएशन में नहीं है। जिसके बाद संत समाज और बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके लिए मुश्किल तब और बढ़ गई जब छठे चरण की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लगा टीएमसी पर। हालांकि हत्या किसने की इसकी जांच चल रही है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल में खून खराबा क्यों शुरू हो जाता है और इस साजिश के पीछे कौन है, आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत अहम सवाल है। अब तक आंकड़े अगर हम देखें 34,000 लोग कुल मिलाकर के 1960 से लेकर अब तक राजनीतिक हिंसा में जान गंवा चुके हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। आगजनी, हिंसा, हंगामा और बवाल। 2 दिन तक पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में सुलगता रहा। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की निर्मम हत्या के बाद नंदीग्राम में तनाव बढ़ता रहा। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद नंदीग्राम में हिंसा की आग बुझ रही है, लेकिन सियासत सुलग उठी। बीजेपी ने अपनी कार्यकर्ता की हत्या का गुनहगार टीएमसी को बता दिया। जहां पर नंदीग्राम में 2 दिन के बाद चुनाव होने वाला है, नेक्स्ट फेज में चुनाव होने वाला है, वहां पर एक महिला का ऊपर अत्याचार और उनको पीट के उनका जो है जान ली गई है। मैं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला जो है मुख्यमंत्री होकर भी ऐसा घटना हो रहा है, इससे दुख की बात और क्या हो सकता है। ममता बनर्जी सवालों के कटघरे में है। सवाल है कि आखिर चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल क्यों धधकने लगता है। हर बार चुनाव में बंगाल को हिंसा की आग में कौन झोंकता है। क्या ये हिंसा सोची समझी साजिश है और कब तक लोग चुनावी हिंसा का शिकार होंगे। जान गए, इसके लिए हम लोग बहुत दुखित है। किसी का भी जान जाए ये तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहते हैं और तृणमूल कांग्रेस इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पूरा बीजेपी का आपस के लड़ाई है। एक पारिवारिक विवाद को लेके 2 बीजेपी आदि और नब्बो, नया और पुराना, ये दोनों बीजेपी का लड़ाई में जानबूझ के यहाँ तृणमूल कांग्रेस की, यहाँ तृणमूल कांग्रेस है कहाँ। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहाँ बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। चुनावी रण में पश्चिम बंगाल की सीएम घिरती जा रही हैं। एक ओर बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी ओर संत समाज ने भी ममता के खिलाफ हुंकार भर दी है। ममता के खिलाफ पश्चिम बंगाल के संत सड़कों पर उतर आए। वजह है साधु संतों को लेकर ममता बनर्जी का ये बयान। आसानसोले একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে, আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে কি হেল্প করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল, আপনাদের অস্তিত্ব নিয়ে, স্বাধিকার নিয়ে, তখন কিন্তু আমি পুরো সমর্থন দিয়েছিলাম। মা বোনেরা আসতো, দিল্লি থেকে নির্দেশ আসে, বলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার জন্য বলো। কেন করবে সাধু সন্তরা এই কাজ? কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনকে সবাই সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, তাদেরকে আমি ভালোবাসতে পারি, আমি দীক্ষা নিতে পারি, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনোদিনও, এটা আমি জানি। তাহলে আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবো? अब सवाल है कि ममता बनर्जी आखिर संतों पर सवाल क्यों उठा रही हैं? क्या वो हार के डर से बौखला गई हैं? और क्या ये हार का डर ही है
जो वो सनातन आस्था पर चोट करने लगी। एक संत को राजनीतिक पार्टी से जोड़ने लगी। टीएमसी के प्रति बंगाल के लोगों का आक्रोश मैं समझ सकता हूं, लेकिन बंगाल में सुपड़ा साफ होते देख टीएमसी भी बहुत बौखला गई है। अब टीएमसी मानवता की सेवा करने वाले संत समाज को गालियां देना शुरू कर दिया है। इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के सेवा भाव से दुनिया भली भांति परिचित है। पश्चिम बंगाल में एक ओर संत समाज के अपमान पर घमासान छिड़ा है, तो दूसरी ओर नंदीग्राम की हिंसा पर भी ममता बनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल है कि क्या ममता बनर्जी चुनावी चक्रव्यूह में फंस गई हैं? और सवाल ये भी है कि संतों पर सवाल उठाएंगी तो दीदी वोट कैसे पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आखिर चुनाव आते ही बंगाल जलने क्यों लग जाता है? लोगों ने लेफ्ट को हटाया था, दीदी को लाए थे कि ऐसा है कि एक बदलाव आएगा और यहां पर एक महिला मुख्यमंत्री की अगुवाई में बंगाल शांत हो जाएगा। लेकिन बंगाल अब भी जल रहा है, हत्याएं हो रही, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, संतों पर सवाल हो गए। तो सबसे पहले देश का बड़ा सवाल यही है कि तुष्टीकरण के लिए अब साधु संतों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। माइक से दीदी हुगली से लगातार कह रही थी, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, मानव सेवा आश्रम। दूसरा सवाल, क्या ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही, पीएम लगातार ये कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए वो संतों पर प्रहार कर रही हैं। तीसरा, चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल में खून खराबा क्यों शुरू हो जाता है, राजनीतिक हिंसा क्यों शुरू हो जाती है? और नंदीग्राम में जिस कार्यकर्ता की गला रेत करके हत्या कर दी गई बीजेपी की, उसके पीछे आखिरकार कौन है? हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ माधवी अग्रवाल है बीजेपी से, अजय वर्मा है हमारे साथ कांग्रेस से, हमारे साथ मानव जायसवाल जुड़ेंगे जो कि टीएमसी से हैं, विपिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, राज बिहारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, अभिषेक बनर्जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। माधवी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। मतलब कम से कम संतों को बख्श देते, आज वो सड़क पर हैं, रैली निकाल रहे हैं। जिस दिन कहा दीदी ने कि रामकृष्ण मिशन और मानव सेवा आश्रम, अगले ही दिन जलपाईगुड़ी में उनके आश्रम में जो है कर्मचारियों को धमकाया गया, कहा गया कि भैया आपको दिल्ली से निर्देश मिले। उसके बाद संत स्वाभिमान रैली, बार बार संत कह रहे हैं कि भैया हम किसी पार्टी से नहीं हैं। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की मौत हो जाती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहां है? कहीं दिखता नहीं है। तो बंगाल में आखिरकार राजनीतिक हिंसा कब थमेगी? माधवी अग्रवाल। देखिए, पश्चिम बंगाल में अराजकता की पराकाष्ठा हो गई है और राजनीतिक हिंसा का जो इतिहास यहाँ पर रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब जो सीपीएम के काल से हुआ, कम्युनिस्ट का जो एक तरीका था उसको पूरा अडॉप्ट कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ये था कि भाई इनके अंदर में संवेदना होनी चाहिए, लेकिन ये तो महिलाओं की हत्या के बाद भी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में किसी तरीके की भी कोई हरकत होती है तो उसको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोप दिया जाता है। आप सोचिए कि इस देश में लोकतांत्रिक देश है और वहां पर हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी राजनीति को कर सकता है, किसी भी दल के साथ जुड़ सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये हालत है कि जो रूलिंग पार्टी है वो विपक्षी पार्टियों के लोगों के ऊपर में धारदार हथियारों से हमला करती है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि मतलब गंदगी की जो पराकाष्ठा है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से मंचों से भाषण देते हैं, आप देखिए उनके भाषण में इतनी ज्यादा उत्तेजना होती है, इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि ये बताता है कि एक मुख्यमंत्री शालीनता से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो तो न्यायालय को, वो तो भारतीय जनता पार्टी तो चलो अपोजिशन में है, यहाँ तक कि अपने जो उनके संगी साथी हैं उन लोगों के साथ में भी उनको भी धमकाती रहती है। उनके मंच के भाषण से ऐसा लगता है जैसे वो धमकी दे रही है, स्पीच नहीं दे रही है। यहाँ तक कि रामनवमी के दिन को उन्होंने दंगा करने वाले दिन के साथ में संबोधित कर दिया और कहा कि भाई ओटा तो दंगा करार दिन आचे ओदेर और सेदिन आपनारा अल्लाह अल्लाह नाम नेबे किन्तु ओदेर संगे माने झगड़ा करते जाबे ना आमार माने माइनरिटी भाई बोनरा।
मैंने आप सोच सकते हैं कि माइनॉरिटी उनके अपने भाई बहन हो गए, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो उनके भाई बहन नहीं है। और रामनवमी के दिन को दंगे के साथ में जोड़ने वाले और ये कहने वाले कि वो दंगा करेंगे, तो आप शांत रहना, इस तरीके का उत्तेजित भाषण देने का क्या मतलब है, आप बताइए। राजनीतिक हिंसा जिस तरीके से हर चुनाव में यहाँ देखी जाती है पश्चिम बंगाल में, इतनी शर्मनाक है कि जिसकी कोई मतलब गणना नहीं की जा सकती। पूरा पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले और चुनाव के बाद एक छोटे से छोटे इलेक्शन में भी यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग, यहाँ पे बमबारी, इनके जो कार्यकर्ता होते हैं जिनको कार्यकर्ता कहा जाता है लेकिन है नहीं। ठीक है, मानव जुड़ गए, मानव से सीधा पूछ लेता हूँ। मानव दो सवाल। मानव एक तो जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई है वो है महिला, टीएमसी पर इल्जाम लगा, लेकिन जांच की बात है वो बीजेपी ने लगाया, टीएमसी कह रही है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, राजनीतिक हिंसा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, आज संत भी जो है वो सड़क पर है, क्योंकि दीदी ने मन से कह दिया था कि रामकृष्ण आश्रम और तमाम जो है निर्देश दिए गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हमें किसी पार्टी से ना जोड़ो। तो सवाल बड़ा मेरा ये है, जो बड़ा ब्रॉडर सवाल है मानव, कि बिना हिंसा के बंगाल में चुनाव नहीं हो सकता, बाकी और जगहों पर भी तो चुनाव हो रहा है, बिना हिंसा के नहीं चुनाव हो सकता। मतलब जिस तरीके से किसी महिला कार्यकर्ता की हत्या, संत जो है वो सड़क पर है, सीआरपीएफ दौड़ रही है, मतलब बिना हिंसा के चुनाव नहीं हो सकता। पहले तो सचिन जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। नमस्कार। जहां तक बात महिला की, तो ये सिद्ध हो गया है, ये मैंने अनफॉर्चुनेटली है और ये सिद्ध भी हुआ है कि भाई जो महिला है निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता थी, और उनकी हत्या बीजेपी के ही एक दूसरे कार्यकर्ता जो कि एक बाहुबली है वहां पे, मैंने इंटरेस्ट पैसे की मनी लेंडिंग का इनका काम होता था, इस महिला के इनके परिवार का, और उस व्यक्ति ने जो बीजेपी का ही कर्मी है, बहुत बड़ा उनका नेता है, शुभेंदु अधिकारी के बहुत करीब है, उसने पैसे लिए थे, और जो कि वो बार बार उनसे पैसे वापस मांगने जा रही थी, उनके बेटे मांगने जा रहे थे, तो उनके बेटे को भी उसने किडनैप कर रखा था। महिला वहां पहुंची तो महिला को उन्होंने माथे पे मारा, और जिसके जो वो मूर्छित हुई और उनकी जान चली गई। ये दुखद है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है पता है, भाजपा के लिए अगर एक कोई व्यक्ति, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, अगर कई जीव जंतु कहीं मर जाता है ना, तो ये बोलते कि हमारे कार्यकर्ता हैं, जबकि वो उस कार्यकर्ता के पक्ष में ये कभी नहीं रहेंगे। आज शुभेंदु अधिकारी को, इनके बड़े बड़े नेता को उस महिला के साथ राजनीतिकरण की वजह से खड़े होने की आवश्यकता नहीं थी। संवेदना रखते और सच्चाई के साथ अगर जुड़े रहते, तो उस जो उनका जो नेता है जिसने वो मर्डर किया, उसके खिलाफत करते। लेकिन ये न्याय के साथ नहीं है, ये गद्दी के साथ है, और ये गद्दी के साथ ही रहना चाहते हैं, जुड़ा रहना चाहते हैं, और गद्दी को ही संभालना चाहते हैं। और जहां तक बात है संतों की, तो भाई आज देश के लिए एक बड़ी विडंबना खड़ी हो गई। कुछ संत होते हैं वो राम भक्त होते हैं, वो शिव भक्त होते हैं, वो गोरखपुर के भक्त होते हैं, गोरखनाथ के, लेकिन वो राजनीति में परस्पर काम करते हैं। देश ने एक अद्भुत चीज देखी, जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, जिनको हमारे देश में माई बाप का दर्जा दिया जाता है, वो अनर्गल क्या ऑर्डर पास कर देते हैं, और ऑर्डर पास करने के बाद जब रिटायरमेंट होता है तो वो सीधा भाजपा के नेता बन जाते हैं। कोई अपने रिटायरमेंट के पहले वाले की रिटायरमेंट एक दिन पहले बोलते मैं आरएसएस स्वयं शाखा का स्वयंसेवक हूँ, इतने सालों तक मैं उनका स्वयंसेवक रहा, लेकिन जब मैं जज हुआ तो मैंने शाखा छोड़ दी। इस आश्रम का तो कोई राजनीतिक इतिहास रहा ही नहीं, इस आश्रम का तो कोई राजनीतिक इतिहास रहा ही नहीं है। जिस आश्रम के संत जो है बाहर आए हैं, जिसकी बात दीदी कर रही थी, जिसके लिए वो आना पड़ा, और अगले दिन, सर मैं ये कह रहा हूं कि अगले ही दिन जो है वहां पर उस आश्रम में बंदूक की नोक पर उनको धमकाया गया, कर्मचारियों को धमकाया गया, संतों को धमकाया गया। तभी तो संत भड़के, नाराज हुए कि भैया किस तरीके से, और कोलकाता की सड़कों पर आए। ये कुछ दृश्य देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे टिप्पणी ले लूंगा, फिर उसके बाद वापस आऊंगा मैं रास बिहारी जी के पास। एक सेकंड ये देख लेते हैं जरा, वहां से एक बार ये देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान के खिलाफ में प्रोटेस्ट में उतरे हैं संत। आज कोलकाता से संत का जो मिছিল चालू हो चुका है, और वो लोग आज बाग बाजार एरिया से लेकर पूरा नॉर्थ कोलकाता का जो रास्ता है, श्याम बाजार होकर एकदम विवेकानंद के घर तक उनका जो रैली चलेगा। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। सर, आप लोगों का इशू क्या क्या है? ये इशू है ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री और साधु सन्यासी अपमान किया है, झूठ
शिकायत करके हमारा अपमान करता है। एक बार नहीं बार बार अपमान करता है। हिंदू धर्म को नस्ल करने के लिए, ध्वंस करने के लिए चाहता है। इसीलिए हम लोग उनका प्रतिवाद करने के, धिक्कार जनाने के लिए हम लोग रास्ता में ना उतर गए। आज आप लोग जो रास्ते में उतरे तो मांगे क्या क्या है आप लोगों का? यही मांग है कि उन्होंने जो गलत शब्दों का उपयोग किया है कार्तिक महाराज के लिए और सारे धार्मिक प्रतिष्ठानों के लिए, उसको उनको वहां पर निस्वार्थ भाव से क्षमा याचना मांगनी पड़ेगी। सनातन धर्म के लोगों से भी, सारे जनसाधारण से और खासकर कार्तिक महाराज से। आज आप लोग कितने दूर जाने वाले हैं? कितने दूर जाने वाले हैं आप लोग? अभी स्वामी जी का जो वास स्थान है, विवेकानंद जी का जन्म स्थान, उतना दूर तक हम लोग चलेंगे। ये भारत माता की जय का प्रतिध्वनि लेते हुए, कहे कि आज भी सनातन हिंदू समाज को वो अपमान किए हैं। हम लोग सनातन हिंदू समाज को जागरण के लिए आज साधु संत एक हुए हैं। हम लोग चाहे कि भारतवर्ष में सनातन हिंदू समाज की जय जयकार हो जाए। अभी धर्मों का जो ग्लानि हुआ है, ये धर्मों का ग्लानि हटाना है। अभी धर्मों भारतवर्ष का वही बैकबोन है। अगर धर्मों को कोई आघात करे हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग मिलित हुए हैं। एकदम ही ममता बनर्जी का जो बयान आया था उसके बाद ही जो प्रोटेस्ट दिखाने लगे हैं वे लोग, और 2 दिन से ही लगातार दिखा जा रहा है पूरा राज्य में ममता बनर्जी के ये बयान के खिलाफ में जो संत है राज्य का, जो भी संत है रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़ा हुआ और उसके साथ साथ ही गौरांग महाप्रभु के साथ जुड़ा हुआ, जो भारत सेवा संघ के संग जुड़ा हुआ जो भी संत है, इस्कॉन की जो संत है वो लोग शामिल हुए हैं और रास्ते में उतरे हैं। कोलकाता का रास्ते में संत का जो मिছিল दिखा जा रहा है और एकदम सब लोग सुबह से ही आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। पूरा राज्य का हर एक कोने से सब जो साधु है वो साधु इधर आए हैं और वो लोग शामिल हुए हैं, प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं और एक ही मांग है कि ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जल्द से जल्द क्षमा मांगना चाहिए। और ये जो बयान ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है इसको लेकर ममता बनर्जी को शर्मिंदा होना चाहिए और उनसे क्षमा मांगना चाहिए। और इसी मांग को लेकर आज कोलकाता में इन लोगों का प्रोटेस्ट है और सुबह से ही दिखा जा रहा है कि कोलकाता का जो नॉर्थ कोलकाता इस एरिया में जो भी राज्य के हर एक प्रांत से वो साधु लोग आ रहे हैं, इधर आके जमा हो रहे थे आज। और कुछ ही समय पहले इस रैली चालू हुआ, वो डायरेक्टली विवेकानंद के घर जो है उसी जगह में वो लोग जाएंगे, उधर जाके ये रैली खत्म करेंगे। उन लोगों का एक ही मांग रहेगा कि ममता बनर्जी खुद ये जो घटना, ये जो बयान ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था इसको लेकर ममता बनर्जी क्षमा मांगे, उनसे क्षमा मांगे और जो बयान दिया गया था वो बयान को विड्रॉ करे। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रोनित दत्तो, इंडिया न्यूज, कोलकाता। एक छोटा सा कमेंट मानव जसपाल, क्या पड़ी है संतों को इतनी गर्मी में नंगे पांव महिला संतों को कि ये कहने की भैया हमारा अपमान हुआ है, सनातन का अपमान हुआ है। उसने तो घर बार छोड़ दिया, वो तो संत बन गया। लेकिन ठीक है किसी पार्टी ने समर्थन कर दिया, लेकिन वो तो संत है, इस्कॉन, मानव सेवा आश्रम, आज वो सड़कों पर है। देखिए हर जो संस्था होती है उसमें कुछ लोग होते हैं जो राजनीतिकरण करना चाहते हैं और आज यही देखा जा रहा है। बड़ा दुखद है, लेकिन सच्चाई क्या है, जो इनके संत जो कार्तिक महाराज की जो बात होती है, जिस तरीके से उन्होंने भाजपाइयों के साथ मन साझा किया, शुभेंदु अधिकारी के बारे में बयानबाजी करी, लोगों से वोट का गुहार कराया, तो पब्लिक डोमेन में है। और अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं हम लोग कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रहते, हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो भाई आप कार्तिक महाराज को सैक कर दीजिए, भ्रष्टाचार। उनको बोलिए कि आप रामकृष्ण मिशन के सेंड आउट के खिलाफ हैं। आपने जो बयानबाजी करी, जो मन साझा करा, जो पॉलिटिकल बयानबाजी आपने करी, वो हमारे सनातनी धर्म के खिलाफ है। सनातन धर्म राजनीतिकरण नहीं करता, और जो राजनीति करता है वो अपने आप सनातनी कहता है, तो हमारे सनातन धर्म का अवहेलना होती है और अपमान होता है। मैं सनातनी हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करना जानता हूं। मैं वासुदेवाय कुटुंबकम क्या प्रथम व्यक्ति होगा जो इसकी मान्यता मैं रखता हूं और मन से रखता हूं। तो क्या वो आखिरी व्यक्ति जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है वो नहीं है? आप जिस तरीके से राजनीतिकरण कर रहे हैं, मैं तो बता ही रहा हूँ, कोर्ट के जजेस जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरीके से जजमेंट दे रहे हैं, और बाद में रिटायरमेंट के संत है वो भाजपा ज्वाइन कर जा रहे हैं, तो देश देख नहीं रहा है। तो कौन से नहीं, ये संत, मैं तो इन संतों की बात कर रहा हूँ। ये तो प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोल पा रहे थे, प्रॉपर जो है वो बांग्ला संत उसी मिशन से जुड़े हुए। ठीक है मैं कमेंट ले लेता हूँ, लेकिन अजय वर्मा परेशान तो आप भी हुए होंगे इनको देख करके। इतनी तपती दोपहरी में जिस तरीके से सड़क पर है, सिर्फ इसलिए कि सनातन के खिलाफ। इन्होंने देखा नहीं है क्या अब रामनवमी से लेकर के तमाम चीजें और बाकी सब चीज,
लेकिन यहाँ तो स्टेज से खड़े होकर के पार्टी से एफिलिएशन जब हो जाए तब वो कह रही है ना कि हमारा अपमान हुआ है, हमें मत जोड़ो किसी पार्टी से, हम राजनेता नहीं है। अजय जी आपका कमेंट, फिर रास बिहारी जी। हमसे ज्यादा परेशान तो देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रोपोगंडिस्ट और वो शारदा घोटाले का भ्रष्टाचारी शुभेंदु अधिकारी, जिस पर 10,000 करोड़ की जांच ईडी से उसका नाम पोर्टल से हट गया और भाजपा की वॉशिंग मशीन में आकर वो शुद्ध बन गया, जहां भ्रष्टाचार के बीज ऐसे बन के पेड़ पनप रहे हो। अच्छा, संतों के बारे में मुझे कुछ लोगों ने बताया बंगाल में और कुछ लोगों ने कि योगी बाबा अपने साथ कुछ संतों को ले गए और उन्हें वहां जाकर मिलवा दिया है उनके साथ। चुनाव आयोग को साफ निर्देश है कि धर्म के आधार पर राजनीति करी ना जाए, लेकिन चुनाव आयोग देश की सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वोटें बढ़ाई जा रही हैं, 1,28,00,000 वोट बढ़ गई हैं, आज तक जवाब नहीं दी जा रहा सुप्रीम कोर्ट में भी। और यहाँ देखिए संतों का राजनीति से क्या मतलब, बंगाल की असमत से खिलवाड़, देश के प्रधानमंत्री, दंगे, मारपीट, हत्या, बलात्कार, लूट, भाई ये आखिर क्या है इनके एमपी? अगर ये इनका बस चले तो यहाँ इनके कई प्रज्वल रेवन्ना जैसे एमपी जो प्रधानमंत्री जी का दत्तक पुत्र पैदा हो जाए। फिर वही रिटॉरिक सर, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं 2014? फिर वो रिटॉरिक, वहां तो आप अगेंस्ट हैं उसके, वहां तो आप अगेंस्ट हैं। नहीं रास बिहारी जी, एक सेकंड रास बिहारी जी, वही फिर वही रिटॉरिक कि देखिए चुनाव आयोग ऐसा है, सेंट्रल एजेंसी ऐसी है, फलाना ऐसा है, वैसे जो है 4 तारीख को केक भी काट दिया गया है कि कितनी तैयारी है, वैसे सारे जो है वो पीएम ने खरीद लिए, पीएम के हो गए। रास बिहारी जी नहीं ठीक है, अजय वर्मा जी एक ही रेटोरिक होता है, बताते ना संत क्यों परेशान। आपने कहा कि नहीं वो क्योंकि भाजपा ही हो गए, योगी जी आ गए, मिल गए, ठीक है, रैलियां हो रही हैं, ठीक है। रास बिहारी जी एक सेकंड, अजय जी ओके रास बिहारी जी एक सेकंड, रास बिहारी जी फिर उसके बाद विपिन शर्मा, एक सेकंड सुन लीजिए जरा। वो गोधरा दंगा लोग भूले नहीं है, वो ईश्वर के जो दूत हैं, गोधरा दंगा लोग नहीं भूले। जस्टिस लोआ की आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली है, और हिरेन पांडा जो गृह मंत्री मारा गया था या हत्या करी थी या क्या करा था, आप गुजरात होकर के आइए, आप गुजरात होकर के आइए तो बंगाल के इन संतों का भी हाल पूछ लीजिएगा। रास बिहारी जी यही मुख्यमंत्री थे भाई, यही देश के प्रधानमंत्री थे। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी पर चुनाव में हिंसा का आरोप लगाते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं। चलिए ये अलग बात है, लेकिन मैं तो 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों की नजर में पश्चिम बंगाल बहुत ही शांति प्रिय राज्य है, और वहां पर जो भी घटना होती है और उसको जो घटना को उठाते हैं वो बंगाल को बदनाम करने की राजनीति होती है, ये अलग बात है। देखिए एक मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं राजनीतिक हिंसा का। बंगाल में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं होती। 2022 में पंचायत चुनाव से घोषणा के होते ही 50 लोग मारे गए चुनाव तक, चुनाव के दौरान 60 लोग मारे गए, और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 4 दिन में 70-80 लोग मारे गए। लेकिन चुनाव पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं है, ये सरकार का कहना है। दूसरी बात है कि संतों का राजनीति में, देखिए एक जानकारी मैं देता हूं आपको, रामकृष्ण मठ का राजनीति में कोई भी लेना देना नहीं होता है। रामकृष्ण मठ के तो सन्यासी मतदान भी करने नहीं जाते, बिल्कुल। उनको साफ निर्देश है कि आपका राजनीति को लेना देना नहीं, आप मतदान भी मत करिए। अजय जी आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, अजय जी आप म्यूट कर लीजिए अगर आप फोन रिसीव करें तो, ठीक है। रास बिहारी जी बोलिए। और उनको साफ साफ कहा गया आप केवल समाज सेवा के कार्य में जुटिए, आपको राजनीति को लेना देना नहीं है। ना तो हमने राजनीति में उनको लेना देना कभी देखा भी नहीं। इसी तरह भारत सेवा सिर्फ समाज के लोगों की सेवा में लगा रहता है, और इसका तो भक्ति वाला संगठन है, वो तो हरे कृष्णा हरे रामा का मंत्र जपता है। लेकिन बंगाल में जहां पर जय श्री राम बोलना भी एक अपराध है, आपकी जानकारी में ये भी ला रहा हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने जब जगह जगह जय श्री राम के नारे लगाए तो ममता बनर्जी ने खुद कार से उतरकर उनको गिरफ्तार करने को पुलिस को, और जहां पर सरस्वती पूजा भी करना अपराध है। तो ऐसे राज्य में जहां पर खुलकर एक संप्रदाय का खुलकर समर्थन किया जाता है, उनका समर्थन लिया जाता है, और सब वोट के लिए है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो धर्म की राजनीति ना करते हो, लेकिन यह कि मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेते हैं, लोग संत
संतों को, साधुओं को भी बुलाते हैं, तो ये ममता बनर्जी को नहीं पच पा रहा है। इसी कारण ये है कि अब तक जो चुनाव बड़ा सही चल रहा था, हिंसा की घटनाएं पिछले चुनावों के मुकाबले कम हो रही थी, वहां नंदीग्राम में एक भाजपा महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का, टीएमसी का जांच से पहले ही एक बयान आ जाता है। जांच तो अभी हुई नहीं, जांच तो चल रही है, लेकिन आप सुनेंगे टीएमसी नहीं, वो बीजेपी के आपसी लड़ाई झगड़ा। टीएमसी का कार्यकर्ता मरता है तो वो उनका आपसी लेन देन था, कोई राजनीतिक घटना नहीं होती है बंगाल। ये बड़ी सोचने की बात है। और दूसरी बड़ी बात है कि जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई है, हिंसा वामपंथ के शासन से ज्यादा घटनाएं हिंसा की हो रही है। ठीक है मानव, ठीक है ओके मानव कुछ कहना चाहते हैं, मेरे 2 पैनलिस्ट बाकी है, उसके बाद मुझे योगी की एक बाइट भी सुनवानी है। ठीक है मानव, संक्षिप्त में। ये बीजेपी के प्रवक्ता तो कोई महिला थी या ये दूसरे प्रवक्ता कहां से आ गए? सचिन जी दे देते कि भाई संतों का राजनीति में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बता सकते कि ये जो कार्तिक महाराज है, इन्होंने शुभेंदु अधिकारी से भाजपा के झंडे के नीचे ये मंच साझा क्यों किया है, उन्होंने बयानबाजी क्यों करी? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ सचिन जी, ये बहुत संजीदा चीज है। रावण जब माँ सीता का हरण कर रहा था ना, तो उसने कौन से वस्त्र पहने थे, कौन से रूप में वो आया था? वो ब्राह्मण रूप में आया था, उसने गेरुआ वस्त्र पहने थे। वो ब्राह्मण बन के ये देश को लूटना बरगलाना चाहते थे, और रावण के अनुयायी है भाजपाई, ये भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी। जिस तरीके से रावण ने हमारी माता की अवहेलना करी थी, पूरे देश में स्त्री जाति की अवहेलना करी थी, आज ये लोग हमारी एक सर माता तो वो संदेश खाली वाली महिला भी थी ना सर, माता तो संदेश खाली वाली महिलाएं भी थी, माता तो ये भी रही होगी जिसके ऊपर सिर्फ खेद है। सचिन जी अनफॉर्चुनेट है, आप अभी लेटेस्ट डेटा नहीं देख रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज में आई है सर 34,000 है, 34,000 राजनीतिक हत्याएं हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ अनफॉर्चुनेट है, इस कौन कहता है कि आज तक जो है किसी भी तरीके से हम तो वोटिंग तक के लिए नहीं जाते हैं। रेटोरिक चलाना है, बदमाश नहीं मेरी क्षमता रखिए बात सुनने की। आज संदेश खाली में इनके मंडल जो अध्यक्ष है उन्होंने बोल दिया हमने पैसे लेके महिलाओं से कंप्लेन कराई है, सीबीआई ने एक रेप केस दर्ज नहीं किया है, महीनों का इन्वेस्टिगेशन हो गया है। मणिपुर भूल क्यों जाते हैं सचिन जी? मणिपुर में तो हमारी माताओं के साथ चीरहरण हुआ। कर्नाटक 3,000 प्रज्वल रेवन्ना जो दत्तक पुत्र हैं प्रधानमंत्री और आज देश संज्ञान ले रहा है। और दिन प्रतिदिन संदेश खाली का बचाव मणिपुर नहीं हो सकता ना विपिन शर्मा जी, नहीं संदेश खाली का बचाव मणिपुर नहीं हो सकता है ना। और एक महिला, ठीक है, एक महिला के भेष में जो नहीं ब्राह्मण मतलब वो कह रहे हैं कि वो महिला वो माँ सीता माँ के हरण के लिए वो तो संदेश खाली भी तो कोई माँ थी। मैं सचिन जी, हाँ विपिन जी, मैं अपने विचार रखूं, एक आग्रह करूंगा। मैंने बड़े धैर्य से सबको सुना। मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगा, देखिए चुनाव की जो प्रक्रिया है, लोकतंत्र का महापर्व, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन एक चिंता का विषय यहां पर कि जो ये राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, पॉलिटिकल किलिंग्स ज्वलंत मुद्दा है, यहां पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, इस दिशा में ध्यान जाना चाहिए। और यहाँ पर सारे मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जुमला पार्टी के नेता बन कर रहे हैं। जनाब पहले विचार तो सुन लीजिए, मानव एक बार सुन तो लीजिए। मानव आधे घंटे की डिबेट हुई, वो सुन रहे थे। मानव आधे घंटे की डिबेट पहले विचार तो जाने दीजिए, आप सुन तो लीजिए सर, यही बातें कही जाती थी। मानव एक सेकंड बात कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना ऑब्जेक्शन रख लीजिएगा, आपके पास वापस आ जाऊंगा। एक सेकंड, हाँ। पहले विचार तो जाने दीजिए, पहले आप शुरू कर देंगे। अरे कलम के सिपाही भी गिरमी हो गए हैं। असली परिवर्तन, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, असली परिवर्तन की बात कर रहे हैं, माँ माटी मानुष की बात कर रहे हैं, अमर सोनार बांग्ले की बात कर रहे हैं। तो यहां पर यह सवाल जाता है, ताली एक हाथ से नहीं बचती, ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती कि यहां पर आप अगर एक को बोले कि यह दोषी है, यहां पर सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर टीएमसी की बनती है तो भाजपा की भी बनती है। अजय जी एक मिनट सुन लीजिए, आपके वक्त में बोला नहीं, आपके चर्चा को सार्थक रहने दीजिए, दर्शकों का सम्मान करिए। और सबसे बड़ी बात है, आपने गुजरात दंगों की बात करी, निश्चित बात है
वो एक काला अध्याय है। लेकिन 84 के भी दंगे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, अब उनका भी जिक्र करते, वो भी कहा, वो भी भरे नहीं है। और दूसरी बात है कि यहां पर पालघर के साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई, तो यहां पर मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलना चाहता हूं। यहां पर अभी बात हुई कि साधु संत, तो यहां पर उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उनको ठेस लगे, क्या वो व्यक्त भी ना करें? उनको ये बोला जाए कि आपको दिशा निर्देश वहां नई दिल्ली से मिलते हैं, उसको व्यक्त ना करें? क्या वो भी आप चाहते हैं कि वो भी ना वो बोल पाए? एक्सप्रेशन, एक तरफ तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करते हैं, तो यहां पर ये समझने की आवश्यकता है लोकतंत्र के महापर्व में सबकी जिम्मेदारी बनती है और सारे पहलुओं को उजागर करना चाहिए। यहाँ पर एक तरफा बात करेंगे उससे बात नहीं बनेगी। और बाकायदा मैं पहले 1 मिनट विचार पूरे सुन लीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जांच भी होनी चाहिए और सब लोग, हम लोग तो पूरे दमखम से आगे निकले थे जब संदेश खाली में बात हुई, उसके बाद मणिपुर की बात हुई, या महिला खिलाड़ी जब अनशन पे बैठे थे, हम लोग एक तरफा बात नहीं करते। यहाँ पर और अच्छा होता आप स्वाति मालीवाल के बारे में बात बोलते। यहाँ पर सिलेक्टिव जो क्रिटिसिज्म है उससे बचने की आवश्यकता है। जनता के पास अच्छा संदेश दीजिए। अरे अजय जी, लड़क किनसे रहे हैं वो सब मॉडल समझती है, जबरदस्ती लड़ना शुरू हो जाते हैं, सुनते हैं। आता हूं मानव, एक सेकंड आता हूं, क्योंकि लगातार रैलियां हो रही हैं। आप योगी आदित्यनाथ ने भी ममता बनर्जी का जिक्र किया, खैर इससे पहले पीएम की एक रैली थी। एक सेकंड मैं ये एक बार ये दिखा दे तो पश्चिम बंगाल में उस रैली में क्या उनका कहना था, एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद वापस आता हूं। अभिषेक, आपका एक कमेंट रह गया, फिर उसके बाद मानव, फिर माथी। कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें यह आरक्षण दिया था। यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। अभिषेक बनर्जी, एक कमेंट आपका रह गया, मतलब ये चल क्या रहा है? शुरुआत से कहना कि खेला हो गए, फिर उसके बाद हिंसा के लिए कहना कि तैयार हो जाए, कौन पीछे रहेगा, फिर आरक्षण की बात आ जाना कि हम उसको नहीं मानेंगे, मुस्लिमों को आरक्षण देते रहेंगे। मतलब बंगाल कहीं और एग्जिस्ट करता है और अब संत सड़क पर। अभिषेक बनर्जी जी देखिए अभी इंडिया अलायंस के कोई प्रवक्ता थे, आप देख रहे थे वो कितनी गैर संवेदनशीलता के साथ बात कर रहे थे। आप रामकृष्ण मिशन, वहां तो इंडी है ही नहीं, वहां तो एक दूसरे के आमने सामने है। और खड़गे साहब कह रहे हैं कि वॉरियर हैं जो दीदी के सामने इस तरीके से खड़े होकर लड़ रहा है। कृष्ण मिशन जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तरह तरह के आरोप लगा रही है, उनकी कितनी ख्याति है देश दुनिया में, बंगाल में। आप बंगाल में किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि रामकृष्ण मिशन की कितनी इज्जत है। और रही बात पॉलिटिकल वायलेंस की, तो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में अभी वायलेंस हुआ। पिछले साल पंचायत के जब चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, तो 54 लोगों की मौत हो गई। और ये जो वायलेंस है सिर्फ इलेक्शन के दौरान नहीं होता, ये 24/7 राउंड द क्लॉक होता रहता है। आप जाकर के देखिए, आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि इतने सारे क्रूड बम बनाने के कारखाने पूरे पश्चिम बंगाल में लैंडस्केप पर फैले हुए हैं कि छोटे छोटे बच्चे हर जगह से बम को खिलौना समझ के उठा लेते हैं, उनका हाथ कट जाता है, पैर। ठीक है मानव, आपके पास आऊंगा अगर आपको आपत्ति। वो भी बंगाल से ही बैठे हुए हैं, एक सेकंड। ठीक है अभिषेक, बोलिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि मासूम छोटे छोटे बच्चे वो बम को खिलौना समझ करके, और ये पूरे बंगाल में हो रहा है, उठा लेते हैं, उनको समझ नहीं आता, फिर बम फट जाता है, उनका पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, बहुत बुरी हालत है। और ये आज तक पश्चिम बंगाल में इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक ये सिर्फ इंडिया अलायंस वालों की सरकार रही है, सीपीएम की सरकार रही है, तृणमूल की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, और ये पॉलिटिकल वायलेंस होता रहा है। आप जाकर के देख सकते हैं 1997 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने खुद असेंबली के फ्लोर पे माना कि 28,000 पॉलिटिकल किलिंग हो चुकी है पश्चिम बंगाल में 77 और 97 के बीच में। और उसके बाद भी कोई सिलसिला थमा नहीं। कुल मिलाकर के अब तक 34,000 सर। वो एक एस्टिमेट था। आई थिंक 28,000 उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर लिखित में मान लिया था।
सो उसके बाद एक एस्टिमेट लगा, आई थिंक मेन स्ट्रीम वीकली ने एक एस्टिमेट बनाया था कि फिर टोटल कितनी हुई जब तक वामपंथियों की सरकार थी। तो ये पॉलिटिकल वायलेंस होता रहा है। और मुझे एक बंगाली होते हुए मुझे सबसे बुरा इस बात का लगता है कि लोग कहने लगते हैं कि बंगाल में तो ऐसे ही होता है। देखिए, लोगों को मारना पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है। रसगोल्ला, रविंद्रनाथ टैगोर, ये पश्चिम बंगाल की संस्कृति है। जो वायलेंस है ये वामपंथी लेकर आए हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के लोग लेकर आए हैं और कांग्रेस के लोग लेकर आए हैं। और ये जो वायलेंस है इस पर जवाब उन्हें देना चाहिए। सचिन जी, मुझे आप बोलने का समय देंगे या कैन आई लेफ्ट द डिबेट? ठीक, मैं जोड़ना चाहता हूं। हाँ ठीक है मानव, ठीक है मानव, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का नाम भी लिया, उन्होंने लेफ्ट का नाम भी लिया। अजय वर्मा, एक कमेंट आपका, फिर मानव आपका, उसके बाद माधवी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जो लोग अपने विचार रख रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं फाइनली एक कमेंट बता दूं, क्योंकि मुझे एक दूसरे चैनल पे भी जाना है कि देश के प्रधानमंत्री बंगाल के लोगों का मछली खाना, अंडा खाना बंद कर देंगे। ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। ये चाहते हैं कि हम कुछ भी खाएं, लेकिन बंगाल में ये सारी चीजें बंद कर जाएं। अगर भारत के लोग ये चाहते हैं कि बंगाल में सारे खाने, देश के प्रधानमंत्री ये तय करें, बीजेपी ये तय करे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या ओढ़ना है, कहाँ सोना है, तो सारे देश के लोग भाजपा को वोट दे देना, उनको सारे मिशन को चला लेना। लेकिन और अगर अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, फ्रीडम ऑफ लिविंग चाहिए, फ्रीडम ऑफ ईटिंग चाहिए और भारत का संविधान चाहिए, जो संविधान खत्म ना हो, तो देश के सरकार को बदल दीजिए और देश समझ जाएगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। खुद दूसरों पर आंच उठाते हैं। अगर यहाँ पर ये बात करते हैं, अभी प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर बात नहीं करेंगे, पत्रकार की कितने बलात्कार करके उसका राजनयिक पासपोर्ट अभी तक रद्द नहीं करा गया है, वो अभी तक अरेस्ट होकर क्यों नहीं आया है, ब्रजभूषण को टिकट क्यों दे दिया गया, पहलवान बेटियों को नहीं बताएंगे, क्योंकि कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज बतन बेच देंगे। देश की तो सारी संस्थाएं बेच दी। अडानी का कोल घोटाला खुला ही था अभी 12,000 करोड़ का, उससे पहले 20,000 करोड़ का खुला था। तो ये पता तो चले आखिर ये कितने घोटाले करेंगे। शुभेंदु अधिकारी का नाम ईडी पोर्टल से गायब हो जाता है। शारदा घोटाले में 10,000 करोड़ का मामला है और देश को सिवाय मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे रटा हुआ है वर्मा जी, वो एक ऐसे सुना देते हो, सब्जेक्ट पे आना नहीं है, संतों को बचाना नहीं है, मछली बंद करा देंगे, अंडा बंद करा देंगे। कितना मछली अंडा बंद हो गया? मैं तो कह रहा हूँ जिस चीज में बीफ भी है वो कहां से बंद हो गया? नहीं ठीक है, एक सेकंड, मैं डिटेल नहीं करनी, मेरे को डिबेट डिटेल नहीं करनी। मेरे जो गेस्ट हैं उनका टाइम बहुत कीमती है, उन्हें किसी और चैनल में अभी नहीं जाना। आपको जाना आप जा सकते हैं। मानव जायसवाल जी, ठीक है मानव जायसवाल जी, फिर उसके बाद माधवी बहुत देर से हाथ उठा रही है। ठीक है सर, अच्छा ठीक है, आपका आलू बंद करा देंगी, मछली बंद करा देंगी, सर खा लीजिए सर, 4 से पहले जितना खाना खा लीजिए प्रधानमंत्री को। अच्छा ठीक है, 4 से पहले खा लीजिए जितनी खानी मछली, हवा में खा लीजिए, हेलीकॉप्टर में खा लीजिए। लॉजिकल नहीं है। ईश्वर की जो ईश्वर के अवतार हैं, भगवान राम के अवतार हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है संबित पात्रा कि भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। अरे फिर आप पहुंच गए उड़ीसा, 140 करोड़। अरे गुरुजी रुकते तो हो नहीं आप, फिर आप कहते हैं, फिर सर्टिफिकेट आपने सबसे पहले दिया विपिन जी को, मेरे को तो खैर देते ही देते। अब ठीक है, आप सुना भी कीजिए आधी अधूरी बातों के ऊपर, और पूरा एक रिटोरिक रटा होता है, एक रिटोरिक रटा है, अंडा बंद करा देंगे, मछली बंद करा देंगे, और दीदी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, लड़ लेते हैं फिर एक साथ। मोदी को हराना था तो वहां पे भाग जाते हैं। ठीक है मानव अपनी बात रखिए, उसके बाद माधवी, बीच में कोई नहीं बोलेगा। पहले तो ये जो व्यक्ति हैं अभिषेक जी, बहुत ही ज्ञान है इनको, अद्भुत ज्ञान है। 2011 में हमारी सरकार आई थी महाराज, पिछले 10 सालों में कितनी आगजनी हुई, किस तरीके से पॉलिटिकल मर्डर हुए, और जिस तरीके से भाजपाई जो सीपीएम जो टर्न कोट भाजपाई हो गई, जो बाम और राम वाला जो राजनीति चल रहा है बंगाल में, यहाँ पे नहीं देखा है क्या? 2011 में जब हम लड़के और एक बंगाल को अंधकार से निकालने का संकल्प जो ममता बनर्जी, सिर्फ नाम से ही ममता नहीं, ममत्व का निर्वाह करते हुए उन्होंने बंगाल को अंधकार से जब बाहर निकाला, पूरा उज्जवलित किया बंगाल को, तब आपको नहीं दिखा। और जब से आपको पता है कि भाजपा थोड़ी सी पावरफुल हो रही है बिकॉज ऑफ द सीपीआईएम, अंदर से अंडर टेबल से, और वही पुरानी राजनीति चल रही है। दीदी ने वचन दिया था, हमको बदला नहीं बदल चाहिए, बदलाव चाहिए, हम बदला नहीं लेना चाहते, हम बदलाव करना चाहते। तो हमने वो संकल्प का निर्वाह किया है। ममता बनर्जी ने हर छोर में बदलाव को चुना है, प्रगति को चुना है, जनता के दुख को निवारण करते हुए जनता को सुखमय जीवन देने का संकल्प लिया है। बेटियां स्कूल नहीं जा सकती थी, बेटियों को साइकिल दिया और उनको कपड़े दिए, उनको भोजन प्राप्त कराया कि वो स्कूल जाए, पढ़े। संदेश खाली वाली भी तो किसी की बेटियां थी, संदेश खाली वाली भी तो किसी की बेटियां ही थी सर। वहां पर खाली की बात सचिन जी,
मैं आपको चैलेंज करता हूँ टीवी पे, सीबीआई के कितने रेप केसेस हैं संदेश खाली में, मैं चैलेंज करता हूँ। तो फिर शाहजहां केस को फिर शाहजहां खान को क्यों कवर दिया गया? चैलेंज करता हूँ आपको, और आप जैसे जितने भी चालूकारी पत्रकारिता है सबको चैलेंज करता हूँ। निकाल के दिखाइए कौन सी महिला है जिसके साथ दुराचार हुआ। ये चरण चुंबकीय एजेंडा चला रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना। बाकायदा बैठ करके सर एक महिला चिल्ला रही है, बाकायदा बैठ करके सर एक महिला, पहले संदेश खाली जाने नहीं दिया जा रहा था, माना बाकायदा इंटरव्यूज है उन महिलाओं के। 4 जून और आप लोगों की सारी बत्ती गुम हो गया। हद है बंगाल की अवहेलना करना, महिलाओं के साथ दुराचार करना, महिलाओं को बदनाम करना, माताओं को ढाल बना के पूरे देश में आगजनी करना, यह है भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी। ठीक है, बोलिए माधवी, जवाब दीजिए। माधवी जवाब दीजिए। मां माटी मानुष, पूछिए भाजपा के बड़े अध्यक्षों से, सुवेंदु अधिकारी से। माधवी आप म्यूट हैं। इज्जतों को, माताओं के सम्मान को। माधव जी इतना मत चिल्लाइए, अपनी आवाज को संभाल के रखिए, 4 तारीख को रोने के लिए काम आएगा। अब आप चुप हो जाइए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए सचिन जी, ये मुख्यमंत्री जैसी है, मेरी आवाज आ रही है क्या? मानव आप सबसे ज्यादा बोले, मानव आप सबसे ज्यादा बोले, विद ड्यू रिस्पेक्ट माधवी चुप रही। एक ही महिला है, इतनी रिस्पेक्ट तो एक बंगाली होने के नाते जो है बंगाल समाज में करनी पड़ेगी ना, हमारे को इतनी देनी पड़ेगी ना। सुन लेते हैं, बोलिए माधवी। बंगाल की अवहेलना कर रहे हैं, अब माताओं की अवहेलना कर रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं, आप देश को झूठ बोल रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा होता। प्लीज आप चुप हो जाइए और मुझे बोलने दीजिए। ये ममता बनर्जी वो है जो पर्सनल कमेंट्री मत कीजिए। मैं भाजपा नहीं हूँ कि चुप होकर बैठ जाऊंगा, मैं भारतीय हूँ। मानव कोई और आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा होता ना, आई एम सॉरी, अब तक कोई और कर रहा होता, फिर आप कहते कि आप नहीं, फिर मैं इंटरवीन नहीं करता तो फिर कहीं सवाल उठते, फिर मैं इंटरवीन नहीं करता तो फिर कहीं सवाल उठते। वो पूरी डिबेट में चुप रही, एक ही कमेंट शुरू में मैंने लिया था। ठीक है माधवी, अच्छा ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट करना होगा, मैंने सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया, आपको ऑब्जेक्ट करना होगा, मैं सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया। माधवी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद रास प्यारी और बिपिन जी। सबसे ज्यादा समय मिलने के बाद भी लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। अपनी आवाज को संभाल के रखिए और इनके बात करने का ये बहस नहीं। मुझे लग रहा है ममता बनर्जी का पूरा असर आ गया, जिस तरीके से वो मंच पर चिल्लाकर बोलती है कि आमी मानवो ना, कोटे कथा का आमी मानवो ना, इसी तरीके से मुझे चिल्लाने के लिए बाध्य होना पड़ा आपकी आवाज सुनकर। सचिन जी, जब कोर्ट अपना फैसला सुनाती है 2011 में, जब ओबीसी की लिस्ट जारी होती है, उसमें जब 42 समुदाय को डाला जाता है तो उसमें 41 मुस्लिम होते हैं। इसी तरीके से 2022 में जब लिस्ट जारी की जाती है ओबीसी की, तो उसमें 35 में से 30 मुस्लिम होते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है, आप मुझे बताइए। ये जो कांग्रेस के लीडर अभी बड़ी पक्षपात कर रहे थे और इन्हीं के जो मुखिया हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी को कॉन्ट्रडिक्शन बोल रहे हैं, तब इनकी आवाज कहाँ चली जाती है। और ये मंचों से चिल्ला के बोल रहे हैं कि एक्टिव वोट कांग्रेस के देवेन्ना, एक्टिव वोट सीपीएम के देवेन्ना, और वोट और केंद्र में जाके एक दूसरे के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं। ये भूल जाते हैं सिखों के साथ हुए दंगों को, ये भूल जाते हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की अराजकता और सिंडिकेट की राजनीति हो रही है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सिंडिकेट छाया हुआ है, तोलाबाजी की राजनीति जो हो रही है उसमें जवाब देने के लिए है। इतना हिम्मत आती कहाँ से आप लोगों के पास में बोलने के लिए, इतना चिल्लाने की। ममता बनर्जी जिस तरीके से चिल्लाती है, बिल्कुल उनका नाम ममता है, लेकिन हम लोगों ने उम्मीद की थी कि ममत्व उनमें होगा, लेकिन ममत्व केवल एक समुदाय के लिए है, ममत्व केवल एक समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए। और ये बताती है ओबीसी की जो लिस्ट है जिसको खारिज किया है अभी कोर्ट ने, वो बताती है कि आप लोगों की जो ममता है ना, ममता सिर्फ एक पक्ष के लिए है, दूसरे पक्ष के लिए नहीं है। अगर आपको हिंसकता नहीं बढ़ानी थी और अगर आपको राज्य में समन्वय बनाना था तो आपको ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए मंच में जिसमें दूसरे धर्म के लोगों के लिए आप उनके धर्म वाले दिन को दंगा करने वाला दिन कहते हैं। आप लोग संदेश खाली की बात कर रहे हैं, 55 दिन तक आपका संदेश खाली का जो वो आदमी है, वो अपराधी घूमता रहा, बार बार महिलाएं बोली थी कि आप वहां से अरेस्ट कर लीजिए, हमें पता है कि वो
30-40 किलोमीटर की दूरी पर उसे छिपा के रखा गया। कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया शुभम तब जाके पटेल उसके और आईटी सेल आप के 3 वो पदाधिकारी जिन्होंने बाबा ठीक है माधवी, हो गया नगरी में आपके, एक ठीक है बेटी माधवी, से आपके, बलात्कार ठीक है करा। माधवी, ठीक है माधवी, ओके 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 ओके, ठीक है माधवी, ठीक है माधवी, हो गए, ठीक है माधवी, आपके कमेंट हो गए। छोटा सा कमेंट, क्योंकि रिबटल आपको मानव कर दें, फिर उसके बाद रास बिहारी और विपिन जी, छोटा सा। देखिए सचिन जी, जिस तरीके से माधवी जी ने पर्सनल टिप्पणियां करी, मैं ज्यादा उसमें बोलना नहीं चाहता, कि मैं जानता हूँ कि ये शिष्टाचार है भाजपाइयों का, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टियों का यही शिष्टाचार है। अब तुम क्षमता रखिए सुनने की माधवी जी, क्षमता रखिए, बहुत बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है आप। और जहाँ तक बात संदेश खाली की आप कर रही हैं, आप सच्चाई से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। सीबीआई ने इतने दिनों में मात्र एक मोलेस्टेशन केस दर्ज किया है, और हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, संदेश खाली माताओं के साथ हम खड़े हैं, उस परिवार के साथ हमारे नेता, हमारी नेत्री, हमारे हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता खड़ा है। अरे आपका तो गुल हो गया डब्बा मैडम, डब्बा हो गया गुल, और हो गई खलबल मच गई है पूरे भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है रास बिहारी जी, नहीं ठीक है रास बिहारी जी, इतना बंगाल तो आप भी जानते हैं, पिछले 10 साल से देखा ही है, कौन खड़ा है माताओं, कौन खड़ा है बहनों के साथ, संदेश खाली में कौन था, इतना तो राजनीतिक अनुभव है ही, जितना विश्लेषण जो है, इतने चुनाव जो है आपने देखे, मतलब बंगाल बगैर हिंसा के हो ही नहीं सकता। इस वक्त संत अगर है तो मतलब मन से कहा गया ना, बाकायदा तरीके से कहा गया। ठीक है रास बिहारी जी, देखिए वहां पर संतों पर कोई पहली बार आक्रमण नहीं हुआ है, वहां संतों के साथ पहले भी बदसलूकी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं या टीएमसी प्रवक्ता बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो मीडिया के लोग परेशान हैं। वहाँ मीडिया स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकती है। अगर वहाँ कोई अपने स्वतंत्र होकर काम करना चाहता है तो पश्चिम बंगाल में नहीं रह सकता है, और यह मीडिया पूरा जगत जानता है कि वहां से कितने मीडिया संस्थानों को अपना कामकाज बंद करना पड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो माँ माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी, वो माओवाद के संरक्षण में सत्ता में आई और उन्होंने मनी माफिया और मुसलमान के लिए अपना मतलब बदल दिया। पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र का जीर्ण होता है, महिलाओं का अपमान होता है, उनके साथ बलात्कार होता है, और जिस तरह से वह सिंडिकेट का राज चलता है, पूरा बंगाल उससे अब मुक्ति पाना चाहता है, वो खड़ा उठा है। ये बात मैं पत्रकार के नाते बोल रहा हूँ। मैंने पश्चिम बंगाल से 4 किताबें लिखी पश्चिम बंगाल के हिंसा पर, और मैंने उसमें एक घटना का वर्णन किया है। हम जो अभी बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में कितने लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए, लगभग 60,000 से लोग अभी तक राजनीतिक हिंसा का शिकार बन चुके हैं वहां। मुझे आपत्ति है सर, आपको तो हर बयान पे आपत्ति थी, मारे गए ना लोग तो थे सर, वो हथियारों का जखीरा किसका था फिर वहां मिला? बंगाल की आप अवहेलना करेंगे और मुझे आपत्ति नहीं होगी महाराज। ये जो व्यक्ति है ये तो भाजपा के एजेंट हैं। हाँ हो गए। ये आरएसएस के हैं, ये आरएसएस के स्वयंसेवक है, पूछिए ये है कि नहीं, ये आरएसएस के स्वयंसेवक है कि नहीं है? अभिषेक बनर्जी भी, रास बिहारी भी, और विपिन जी आप भी हो गए आरएसएस के हैं। विपिन जी बहुत आसान होता है ना स्वीपिंग निमाक दे देना, विपिन जी बहुत आसान होता है स्वीपिंग निमाक दे देना, कि जब कलई पोल पोटली खुलती है भाई, ओबीसी कोटे में मुस्लिम किसने घुसा है? एक बात बोलना चाहूंगा, 1 मिनट में आग्रह करूंगा। देखिए आग्रह करूंगा, हमारी भी आवाज पहुंचने दीजिए। मैं एक बात बोलूंगा, देखिए पहली बात तो मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, वो अलग बात है कि मेरे पे कोई व्यक्तिगत टिप्पनी करी, क्योंकि हम लोग जिम्मेदारी से बात करते हैं। हम लोग अगर संदेश खली के बारे में बात करते हैं, महिलाएं खिलाड़ियों के बारे में बात करी, और यहां पर बेशुमार भाजपा की जो खामी है उसको उजागर करा, कांग्रेस की खामियों को उजागर करा, और यहाँ पर क्योंकि आज का हमारी जो मणिपुर में जो माताओं के साथ किसने बोल दिया, आप मुझे बताइए। आप देखिए कितनी चर्चाओं में हमने बात करी कि जो महिलाओं का अपमान हुआ मणिपुर में, जिससे पूरे देश की छवि शर्मसार हुई, धूमिल हुई अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। हम लोग हर बात का जिक्र करते हैं, वो अलग बात है कि आप सिलेक्टिव सुनते हैं कि जो आपको सुनना होता है अपनी सहूलियत से। बहरहाल मुद्दा ये है सचिन जी, एक बड़ी जरूरी बात मैं बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। हम लोग नेताओं को, उनके प्रवक्ताओं को रोल मॉडल समझते हैं,
हम लोग बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे, एक आम आदमी सर ये नहीं सुनेंगे ना, हकीकत तो है लीजिए, क्योंकि अब मेरी आवाज क्यों दबा रहे हैं? मैं तो अच्छी बात करने जा रहा हूँ। हम नेताओं को रोल मॉडल समझते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग आपसे प्रेरणा मिले, एक अच्छी चलिए सर ठीक है, 4 तारीख को देख लेंगे, 4 तारीख को देख लेंगे कि किसका क्या खेला हुए। अब अभिषेक, माफी के साथ मैं लास्ट कमेंट आपका लेना चाहता था लेकिन वक्त मेरा इजाजत नहीं दे रहा, पर इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट डिबेट में जो है मैं आपको ज्यादा वक्त दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। 4 तारीख को देखेंगे कि किसका केक कटा है, किसका केक नहीं कटा है, कौन मछली खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है।